चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, हेडलाइन पढ़ देते हैं, उसका मतलब समझ में नहीं आता। सो न्यूज़ भले एक ही आइटम हो, बट इट शुड बी एलोबरेटिव, इट शुड बी एक्सप्लेनेटरी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आज की एक इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है, मून लाइटिंग टू हिट इंडियन कॉर्पोरेट्स। अभी मैंने हेडलाइन पढ़ दी, इससे क्या समझ में आया? इससे कुछ समझ में आएगा क्या? मून लाइटिंग टू हिट इंडियन कॉर्पोरेट्स। तो पहली बात तो हमें समझ में आना चाहिए कि मून लाइटिंग क्या होता है। क्या होता है मून लाइटिंग? एनीबॉडी नोज व्हाट इज मून लाइटिंग? ओके, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज मून लाइटिंग। तभी हम न्यूज का मतलब समझ पाएंगे। सिर्फ हेडलाइन पढ़ने से न जो बोल रहा होता है, न उसको समझ में आ रही होती, वो हेडलाइन नोट करके आ जाता है, उसे नीचे का कुछ आर्टिकल तो पढ़ा ही नहीं होता है, और जो ऑडियंस है उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। व्हाट इज मून लाइटिंग? मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूं। मून लाइटिंग क्या होता है? बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में, स्पेशली आईटी फर्म्स में, स्पेशली आफ्टर द लॉकडाउन, बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मिली हुई है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो घर से काम कर रहे हैं। लेकिन जो घर से काम कर रहे हैं तो एक फ्रीडम है, एक प्रिविलेज है, लेकिन कुछ कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। गलत फायदा उठाने का मतलब है कि वो दो दो कंपनीज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। वो एक कंपनी में जॉब कर रहे थे, घर बैठ के काम करना है, तो घर पे उतना सुपरविजन तो हो नहीं रहा बॉस का, कंपनी का जाना नहीं पड़ रहा, घर पे बैठे हैं, तो एक और दूसरी कंपनी में जॉब पिक कर लिया, वहां से भी तनख्वाह ले रहे हैं, इधर से भी तनख्वाह ले रहे हैं। एंड ये जो तरीका है जिसमें आप अपने कंपनी से छुप के किसी और कंपनी में जॉब कर रहे हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मून लाइटिंग। इस चीज को मून लाइटिंग बोलते हैं। अब ये बिल्कुल नया टर्म है, कॉर्पोरेट में एक नया टर्म है मून लाइटिंग। और इसकी वजह से क्या होता है, आप जब एक कंपनी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, जिससे आपको तनख्वाह मिल रही, दूसरी कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली आप यू स्टार्ट कटिंग द कॉर्नर्स, आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। ठीक है, और कंपनीज को बहुत जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है इस प्रोसेस की वजह से। तो मून लाइटिंग इस समय बहुत बड़ा प्रोसेस है, और धीरे धीरे ऑडिट जो हो रही है उसमें बातें सामने आ रही है कि बहुत से एम्प्लॉइज हैं जो मून लाइटिंग कर रहे हैं, मतलब एक साथ दो दो कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है, उनको महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार ऑफिस में बुलाया जाता है ये चेक करने के लिए कि वो कहीं और दूसरी कंपनी में तो काम नहीं कर रहे। सो आइडिया वाज कि अगर हम न्यूज बोल रहे हैं तो सिर्फ हेडलाइन बोल के नहीं रह जाए, वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट। समझाना भी जरूरी है कि न्यूज का मतलब क्या है। ओके, समझ में आया? तो हम अब जब न्यूज बोलेंगे तो हम इसी लेवल पे बोले, नहीं तो हम न्यूज नहीं बोले। लेट्स स्टॉप दिस। सबसे फेमस ऑरेटर, जो सबसे बढ़िया ऑरेटर हो, जिसको जो सबसे बढ़िया स्पीचेस डिलीवर करता हो, आपने अगर बॉलीवुड में किसी को सुना हो तो अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन तो एक लीजेंड है, वो तो एक अलग कैटेगरी में आ जाता है। ऋतिक रोशन। बॉलीवुड में सबसे अच्छा जो ऑरेटर है वो है आर माधवन। किसने आर माधवन को सुना है? सबसे बढ़िया ऑरेटर है। अगर हम थोड़ा सा आर माधवन की बायोग्राफी को देखेंगे, आर माधवन तमिलियन फैमिली से बिलोंग करता है, एंड ही हैज बीन वेरी एवरेज ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड टाइम, वेरी एवरेज इन द स्टडीज। क्लास में एक रोटरी का एक कंपटीशन हुआ था, जिसमें उनको डिबेट चैंपियनशिप में जीतने का मौका मिला था, और उस डिबेट चैंपियनशिप में जीतने का मौका था कि जो जीतेगा उसको कनाडा भेजा जाएगा 10 ईयर्स के लिए, 10 मंथ्स के लिए एक ट्रिप पे। और आर माधवन को उस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया गया रोटरी की तरफ से, और उनको कनाडा भेजने के लिए चूज किया गया। उनके पेरेंट्स ने बहुत अपोज किया, क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि वो IIT करे। ठीक है, वो 11-12 का क्रूशियल टाइम था, बट आर माधवन वॉज वेरी एडमेंट एंड ही वेंट टू कनाडा। कनाडा में एक 8-10 महीने वहां पर रहे, डिफरेंट फैमिलीज के साथ रहते हैं। ठीक है, जब आप एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते हैं तो यू डोंट स्टे इन द होटल्स, यू स्टे विद द फैमिलीज। वहां पर रहे, काफी सारी कंट्रीज को उन्होंने घुमा और वापस आए। यहाँ पर आके जब आए तो 3-4 महीने बचे थे 12 बोर्ड के एग्जाम्स में। बोर्ड का एग्जाम दिया और 59% मार्क्स स्कोर किए, एंड ऑब्वियसली ही वाज नॉट सेलेक्टेड विद एनी ऑफ द कॉलेजेस। किसी भी कॉलेज के लिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और फिर वो शोलापुर नाम की कोई जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर उनको किसी कॉलेज में एडमिशन मिला, वहां पर आए। वहां पर आके उन्होंने कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करी। कॉलेज में आकर उन्होंने एनसीसी ज्वाइन करी, और जब उन्होंने एनसीसी ज्वाइन करी तो एनसीसी में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उनको बेस्ट कैडेट का अवार्ड दिया गया।
यही नहीं, बेस्ट कैडेट के साथ साथ उनको रॉयल ब्रिटिश आर्मी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए 1 साल के लिए लंदन भेजा गया। तो जो आपके हाथ में है वो आप अच्छी तरह करके आइए। कैडेट एनसीसी की ट्रेनिंग करी, रॉयल ब्रिटिश आर्मी के साथ 1 साल की ट्रेनिंग के लिए वो लंदन गए, वहां से वापस आए। लेकिन चूंकि कॉलेज बहुत अच्छा नहीं था, तो उनको कुछ बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिला था। लेकिन जब वो सेकेंड ईयर में थे, ही वॉज वेरी गुड एज स्पीकर, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स था। तो उनके जो सीनियर्स थे उनको वो इंग्लिश की ट्रेनिंग करते थे, कैसे इंग्लिश बोलनी है, कैसे इंटरव्यू फेस करना है, कैसे ग्रुप डिस्कशन करना है, उसकी वो ट्रेनिंग देते थे। और धीरे धीरे वो इतने पॉपुलर हो गए थे अपने कॉलेज में कि उनके सीनियर, उनके जूनियर सब उनसे इंग्लिश की ट्रेनिंग लेने आते थे आर माधवन से। इनफैक्ट धीरे धीरे लेडीज, हाउसवाइफ्स, प्रोफेशनल्स वो उनसे ट्रेनिंग लेने आने लगे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में। और उन्होंने ये सोच लिया था कि अब मैं अपना करियर सिर्फ टीचिंग में बनाऊंगा, कभी एक्टिंग अभी तक उनके कहीं तो भी डोमेन में नहीं थी। देन ही शिफ्टेड टू मुंबई। मुंबई में उन्होंने शिफ्ट किया। मुंबई में शिफ्ट किया सिर्फ इस वजह से ताकि मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा ग्रूमिंग स्कूल खोल सकूं, इंग्लिश का ट्रेनिंग स्कूल खोल सकूं, कम्युनिकेशन स्किल्स खोल सकूं। और वहां पर आकर उन्होंने मुंबई में ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया। वहां पर वो ट्रेनिंग कर रहे थे, इस बीच किसी ने, उनके दोस्त ने एक फॉर्म भर दिया। मिस्टर ग्रासिम ग्रेवियरा करके एक कॉम्पिटिशन होता है, मॉडल हंट कॉम्पिटिशन होता है, उस समय बहुत पॉपुलर हुआ करता था। उन्होंने फॉर्म भर दिया एंड ही वेंट टू पार्टिसिपेट इन दैट नेशनल लेवल मॉडल हंट कॉम्पिटिशन एंड ही बिकम द मिस्टर ग्रेवियरा या मिस्टर ग्रासिम। और दैट्स वाज द टाइम जब बहुत सारे जो लोग उसमें प्रेजेंट थे, स्पेशली बॉलीवुड से, उन्होंने उनको नोटिस किया कि इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स तो है ही सही, एंड ही हैज गॉट दोस लुक्स आल्सो। और उनको नोटिस किया गया। एंड देन हाउ थोड़े बाद जब वो उस इवेंट के बाद आए, पॉपुलर हो गए, देन ही गॉट one fine day morning he got a call from the Mani Ratnam, and that's how he got his first break in a Tamilian movie. So this is a very interesting story. I was reading this story कि कैसे पढ़ाई कमजोर होने के बावजूद भी, पूरी दुनिया का एक्सपोजर लेने के बावजूद भी, एक टीचर होने के बावजूद भी, he went into a different path and finally ultimate he is leading a very successful Bollywood career. That's all.